गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, इसकी चौथी कक्षा प्रारंभ हो रही है। पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्षारक की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, और आपका सार्वत्रिक इंडिकेटर जो है वो क्या होता है, पीएच वैल्यू, पीएच मान कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम लोग दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम पीछे की क्लास से लिंक हो जाएंगे, फिर क्लास आगे चलेगी। आज हम लोग पीएच का प्रयोग पढ़ेंगे, पीएच का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ हम पीएच का यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे पीएच हमको हमारी चर्या को प्रभावित करता है। क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में से हम लोग लेते हैं। प्रॉपर्टीज से पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम अंडे के छिलके में नाइट्रिक एसिड मिलाएं तो फिर क्या होता है। इन्होंने कहा, जो क्वेश्चन कहा इन्होंने, वो क्वेश्चन ये कहा कि अंडे का छिलका लेना है आपको, इसमें आपको मिलानी है नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर आपको मिलेगा क्या ये बता देना है। ये क्वेश्चन है अपना। अंडे के छिलके में हम नाइट्रिक एसिड मिलाएं तो फिर क्या मिलता है। अब हमको अंडे की छिलके की फंक्शनिंग जाननी होगी कि अंडे की छिलका होता क्या है। तो अंडे के छिलके में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है अंडे के छिलके में। अब हम लोग जब अंडे के छिलके की बातें करते हैं तो अंडे की छिलके की जगह पे हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में दो रेडिकल्स हैं, कैल्शियम रेडिकल और एक कार्बोनेट रेडिकल। कैल्शियम रेडिकल होता है Ca+2, कार्बोनेट रेडिकल होता है CO3-2। Ca+2 और CO3-2, ये दोनों कंबाइंड होंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये अंडे का छिलका हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें सब्सटेंस पाया जाता है। फिर इसकी रिएक्शंस जब हम लोग करा रहे हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड से, तो हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी देखते हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि एसिड जब किसी मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता था तो साल्ट बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी और वाटर बनता था। ये तीन चीजें होती थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर बनेगा और साल्ट आपका बनेगा। साल्ट बनाने के लिए क्या करते थे आप, साल्ट बनाने के लिए जो एसिड है उस एसिड का निगेटिव रेडिकल पार्ट लेते थे और जो आपका साल्ट है उसका पॉजिटिव रेडिकल पार्ट लेते थे, उसका मेटल लेते थे। तो साल्ट का मेटल आपके पास आएगा Ca+2 और जो आपका एसिड है, एसिड का निगेटिव रेडिकल पार्ट होगा नाइट्रेट NO3-1। ये दोनों मिलके साल्ट बनाएंगे। साल्ट आपका बनेगा CaNO3 ट्वाइस, नाम होगा कैल्शियम नाइट्रेट। ये रेडिकल है आपका कैल्शियम और ये रेडिकल है आपका नाइट्रेट। तो आपका जो सॉल्ट यहां बना वो बना कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी और आपको मिलेगा वाटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी से आते हैं। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और पीएच पर, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। पीएच पर इन्होंने कहा कि कोई सॉल्यूशन है
उस पे उस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वह है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉल्यूशन है विलयन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन्होंने दिया, H प्लस आयन लिखें, बड़े ब्रैकेट पे लिखें, इसे पढ़ेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन या H प्लस आयन की सांद्रता। ये इन्होंने दी हमको 1.0 इंटू 10⁻⁻⁹ मोल पर लीटर। अब इन्होंने हमसे कहा कि आप pH वैल्यू बताइए सॉल्यूशन की, दूसरा सॉल्यूशन का नेचर बताइए, प्रकृति बताइए सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कि सॉल्यूशन आपका अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो देखते हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन मालूम है तो आप उससे pH कैसे निकालते हैं। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको मालूम है तो आप pH निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर आपको OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मालूम है तो वहां से POH निकालते हैं आप, फिर फार्मूला लगाते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14, वहां से आपको pH वैल्यू मिल जाती है। एक चीज यहां याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन देगा और आपसे सॉल्यूशन की प्रकृति पूछेगा, जैसे यहां तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको दिया है और आपसे विलयन की प्रकृति पूछ रहा है, तो आप यहां से pH निकालेंगे और विलयन की प्रकृति बताएंगे। अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन देगा तो आपको POH मिलेगा। अब POH कभी विलयन की प्रकृति नहीं बताएगा, हमेशा विलयन की प्रकृति बताएगा pH। तो फिर POH को pH में हमको चेंज करना होगा, फिर विलयन की प्रकृति हम बताएंगे। यहां से हम लोग pH निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻⁹। तो pH इक्वल टू हो गया आपका माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁹, और -9 यहां बाहर आ जाएगा, तो pH इक्वल टू हो गया 9 लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 की बेस 10 पे वैल्यू होती है 1, तो ये pH आपका हो गया 9 इंटू 1, तो pH हो गया आपका 9। तो pH वैल्यू जो मिल गई आपको इस सॉल्यूशन की, वो मिल गई 9। और जैसे ही pH वैल्यू 9 मिलेगी तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है। pH स्केल पे आपने देखा था कि अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, अगर pH 7 से कम है तब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर pH 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। pH जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा, pH जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उतना बेसिक होगा। तो इसका जो नेचर होगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन आपका होगा बेसिक होगा, क्षारीय होगा, विलयन आपका क्षारीय होगा। आगे देखते हैं। जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सार्वत्रिक सूचक है pH। ये pH H प्लस आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
और जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो बताएगा वो विलयन की एसिडिक नेचर जो है, वह एसिडिक नेचर कितना ज़्यादा है कितना कम है, इस पर भी प्रकाश डालता है ये H प्लस आयन। अब देखें कि कोई अम्ल है, उस अम्ल को बताना है कि अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। दो अम्ल लिए गए, आपको दो अम्ल दिए गए। एक अम्ल है मान लीजिए ए, एक एसिड है ए, दूसरा एसिड आपसे कहा गया बी, और आपसे यह कहा गया कि ये बताइए कि इन दोनों एसिडों में किसकी प्रबलता ज्यादा है और किसकी प्रबलता कम है, इन दोनों में स्ट्रांग कौन है और वीक एसिड कौन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन लेंगे और उस सोल्यूशन में देखेंगे कि प्रति मोलर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कौन सा एसिड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर प्रति मोलर H प्लस आयन कंसंट्रेशन एसिड ए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस आयन जो है एसिड ए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा उत्पन्न कर रहा है, और एसिड बी सॉल्यूशन में प्रति मोलर H प्लस आयन कम उत्पन्न कर रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रति मोलर H प्लस आयन जिस एसिड का सॉल्यूशन ज्यादा उत्पन्न करेगा वह एसिड प्रबल हो जाएगा, वह स्ट्रांग होगा, और प्रति मोलर H प्लस आयन जिस एसिड का सॉल्यूशन कम उत्पन्न करेगा वह एसिड वीक होगा। तो इन दोनों में एसिड ए स्ट्रांग है और एसिड बी वीक है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन से। हाइड्रोक्सिल आयन बेसिक नेचर को बताता है सॉल्यूशन के। तो किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोक्सिल आयन प्रति मोलर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उस सॉल्यूशन की प्रकृति ज्यादा बेसिक होगी, और वह सॉल्यूशन जिसका भी होगा वह स्ट्रांग बेस होगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन प्रति मोलर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वह वीक क्षारक का सॉल्यूशन होगा, वीक बेस का सॉल्यूशन होगा। तो अगर किसी अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता की बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि उस अम्ल का जो विलयन है, उस विलयन में प्रति मोलर H प्लस आयन उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है। अगर प्रति मोलर H प्लस आयन उत्पन्न करने की क्षमता ज्यादा है तो वह विलयन जिस भी एसिड का होगा वह एसिड प्रबल एसिड होगा। अगर H प्लस आयन उत्पन्न करने की क्षमता कम होगी तो वह विलयन जिस एसिड का होगा वह एसिड दुर्बल होगा। इसी तरह क्षारक में अगर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन OH माइनस आयन समान सांद्रता का विलयन होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आप जज करेंगे वीक या स्ट्रांग तो समान सांद्रता की बात करेंगे। अगर समान सांद्रता के दो विलयनों में जिस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रति मोलर उत्पन्न होने की क्षमता ज्यादा होगी वह ज्यादा बेसिक विलयन होगा, और जिसमें प्रति मोलर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करने की क्षमता कम होगी वह विलयन कम बेसिक होगा। अब इस पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि CH3COOH वीक एसिड है, क्यों?
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रबल अम्ल है। जबकि CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। दुर्बल अम्ल है। क्यों? वाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि HCl जो है आपका वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है। क्यों? तो आप बताएंगे इसका आंसर कि समान सांद्रता के विलयन में प्रति मोलर HCl का विलयन जो होगा वो H+ आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अतः यह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एसिटिक एसिड का जो विलयन होगा समान सांद्रता के विलयन में प्रति मोलर H+ आयन उत्पन्न करने की क्षमता इसकी कम होगी, तो यह वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात जब बताई गई थी तो आपको बताया गया था HNO3 H2SO4 और HCl एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बाकी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे या एसिटिक एसिड्स होंगे ये सब वीक हैं। और दो एसिड्स में कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा ये बताएगा उसका H+ आयन। आगे देखते हैं, अब pH के कुछ जनरल यूज देखते हैं, pH को हम यूज कैसे करते हैं। pH का दैनिक जीवन में हम कैसे समझते हैं pH को, ये देखिए। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके जीने के लिए pH की जो रेंज होती है जीवित प्राणी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो जीवन संबंधी क्रियाएं होती हैं, उनके लिए जो pH की रेंज होती है, जो उनके लिए जरूरी pH होता है, उसकी रेंज होती है 7.0 से 7.8। इस स्मॉल pH रेंज के अंदर ही जीवित प्राणी का जीवित रहना संभव होता है। अगर pH की यह रेंज चेंज होती है तो फिर हमारी उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं और हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं और जीवन का, जीवित व्यक्ति का या जीवित प्राणी का जीवित रहना फिर मुश्किल होता है। अगला देखते हैं कि वर्षा का जल है, तो वर्षा के जल को कब कहेंगे कि अम्लीय है। कभी कभी आता है कि एसिड रेन हो गई, अम्लीय वर्षा हो गई। एसिड रेन हो गई, ये अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अगर वर्षा का जो जल है उसकी जो pH वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाए, अगर वर्षा का जो जल है
रेन वाटर जो है इसका पीएच लेस देन 5.5 5.5 से कम हो है। अगर वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो जो वर्षा होगी वह वर्षा कहलाएगी एसिड रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। अब क्या होगा कि अम्लीय वर्षा का पानी, जो एसिड रेन का जो वाटर है वो नदियों तालाबों में जाएगा तो उसके पीएच मान को भी प्रभावित करेगा, उसका पीएच कम करेगा। जब उसका पीएच कम करेगा तो उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो उसके अंदर जलीय जीव हैं, जलीय वनस्पतियां हैं, उनको भी सरवाइव करने में कठिनाई होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा क्या है, तो आप बताएंगे कि जब वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो जो वर्षा होगी वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और अम्लीय वर्षा कैसे प्रभावित करेगी चीज़ों को, तो ये आप समझ ही गए कि अगर बारिश का पानी जहाँ भी जाएगा तो वहाँ अगर वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जो जलीय जीव हैं या जलीय वनस्पतियाँ हैं, उनको भी सरवाइव करने में समस्या हो जाएगी। आगे की बात करते हैं कि हमारी बॉडी जो है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उस उपापचयी क्रियाओं में हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ये बिना हानि पहुंचाए हमारे स्टमक को हमारे पाचन में सहायता करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में उपापचयी संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें पेट में HCl उत्पन्न होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और यह अम्ल बिना हमारी बॉडी, हमारे पेट को कुछ भी नुकसान पहुंचाए हमारे उपापचयी क्रियाओं में, हमारी पाचन संबंधी क्रियाओं में सहायता करता है। अब क्या होता है कि जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, एसिडिटी हो गई, जलन हो गई, तो फिर आप एंट एसिड्स लेते हैं, जैसे इनो। तो एंट एसिड्स जो लेते हैं, ये एंट एसिड्स जनरली क्षारक होते हैं। फिर उनका वर्किंग कैसे करते हैं, वो करते क्या है कि जो एक्स्ट्रा एसिड आपके पेट में प्रोड्यूस हो गई है, उस एक्स्ट्रा एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो अतिरिक्त अम्ल आपके पेट में उत्पन्न हो गया है, उस अतिरिक्त अम्ल को ये उदासीन कर देते हैं, ये एंटी एसिड्स, और आपकी एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाती है। तो यहां से यह है कि हमारे पेट में भी एसिड उत्पन्न होता है। उस एसिड का नाम क्या होता है, उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब हमको जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो हम एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। क्यों? तो एंटी एसिड जनरली क्षारक होती हैं, सामान्यतः वो क्षारक होती हैं, और उनका काम क्या होता है, जब हम उनका यूज करते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो वो पेट के अंदर जाके जो अतिरिक्त अम्ल उत्पन्न हुआ है उसको उदासीन कर देती हैं और हमारी एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाती है। जो एक्स्ट्रा एसिड उत्पन्न प्रोड्यूस हो जाती है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटी एसिड्स, जो जनरली बेस होती हैं। आगे ये होता है कि जैसे चींटी हैं, मधुमक्खी हैं,
या कुछ प्राकृतिक पौधे हैं, ये सेल्फ डिफेंस में भी एसिड उत्पन्न करते हैं। अब अगर चींटी ने या बिच्छू ने या फिर मधुमक्खी ने आपको डंक मारा है तो उसकी जलन का अनुभव आपको होगा। वो एक्चुअली एक एसिड होता है, फार्मिक एसिड, जो वो प्रोड्यूस करते हैं डंक के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको जलन देता है। तो इससे उपचार के लिए फिर वही है कि आप कोई बेस इसका लाएंगे जो इसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस एसिड को न्यूट्रलाइज करे। फिर ये होता है कि हमारे दांतों का इनेमल, दांत कभी कभी क्या होते हैं कि वो संक्षारित होते हैं, हल्के हल्के झड़ने चालू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो दांत है, उस दांत का जो कवर है वो इनेमल की बनी होती है, जो बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, हार्ड सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है। वो कैल्शियम का क्रिस्टल होता है। अब वो वाटर में घुलता भी नहीं है, वाटर में घुलता नहीं, पानी में घुलता नहीं है, तो फिर वो संक्षारित कैसे होता है? हमारे जो मुंह है, हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से जब कम होने लगता है, हमारे मुंह का जब पीएच 5.5 से कम होने लगता है, ये पीएच कम कैसे होगा? कम क्या होगा कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन में शर्करा या जो पार्टिकल बच जाते हैं, हमारे दांतों में, मुंह में लगे रह जाते हैं, उनसे बैक्टीरिया रिएक्शन कर जाते हैं। फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनका निम्नीकरण कर देते हैं, उनका निम्नीकरण कर देते हैं। और उस निम्नीकरण के फलस्वरूप एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है, अतिरिक्त अम्ल उत्पन्न होता है। ये अतिरिक्त अम्ल क्या करता है कि आपके मुंह के पीएच मान को 5.5 से कम कर देता है। फिर क्या होगा? आपके दांत का संक्षारण हो जाएगा, इनेमल भी संक्षारित होने लगता है। फिर इस समस्या की रोकथाम कैसे होती है? इस समस्या की रोकथाम का मतलब आप ब्रश करिए खाने के बाद। जो टूथपेस्ट होता है वो जनरली क्षारक होते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो क्षारक क्या करता है कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस एसिड है उसको वह क्षारक न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका दांत जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने एसिड बेस, एसिड की प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच वैल्यू, पीएच को निकालते कैसे हैं, इसका यूज क्या होता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता, H+ आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इस सब की हम लोगों ने स्टडी कर ली। अब हम लोगों के पास बचता है सॉल्ट, जिसकी स्टडी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। पीछे की क्लास को पूरी तरह से आप पढ़ के आइएगा। जो ना समझ में आए उसको आप पीछे की क्लास से जोड़ दीजिएगा, उसको पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।